गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं पंचुएशंस के बारे में। अब पंचुएशंस क्या है? पंचुएशंस के अंदर हम पंचनामा करेंगे किसी भी सेंटेंस का, यानी कि उसमें क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, सारी चीज़ें हम सीखेंगे पंचुएशंस के अंदर। पंचुएशंस हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब क्या है? आपका टेस्ट। ठीक है जी। तो यानी कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहिए। सारा का सारा ग्रामेटिकल है, तो रूल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पंचुएशंस के लिए। पंचुएशंस है क्या, क्यों यूज़ की जाती है? किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंसिबल बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें पोज देना है, कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना है और किसका नहीं करना, हमें एक्सप्रेशंस कहाँ देनी है। अब पंचुएशंस में एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? एक्सक्लेमेशन के थ्रू। पता चलना चाहिए ना कि आप परेशान हैं, हैरान हैं, तो उसके पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन होना चाहिए। आपको पोज लेना है, बात करते करते आप रुक रहे हो, यानी कि दोनों बातों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप है। इन चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं क्या? पंचुएशंस। सो पंचुएशंस है क्या? द मार्क सच एज फुल स्टॉप, comma, inverted comma, hyphen, brackets are used in writing to separate sentences and their elements to clarify meaning. So अपने किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए हमें पंचुएशन का यूज़ होता ही होता है, पंचुएशन लगती ही है। बिना पंचुएशन कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं एक ही टोन के अंदर बोलती रहूँ, ना कोई पोज लूँ, ना कहीं अप जाऊँ, ना कहीं डाउन जाऊँ, सो आप लोग बोर भी हो जाओगे, प्लस उस लेक्चर का कोई सेंस नहीं निकलेगा। मतलब कोई ना कोई वर्ड तो होगा ना जिस पे फोकस किया जा रहा है, कोई सेंटेंस होगा जहाँ पोज किया जा रहा है। सो ये पोजेज लाइफ में बड़े ज़रूरी होते हैं, लाइफ में भी है, सेंटेंसेस के अंदर भी। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन इन राइटिंग कैन बी कंपेयर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोज, इंटोनेशन एंड एम्फेसिस यूज्ड इन द स्पोकन वर्ड, कि कहाँ आपको किस चीज़ को एम्फेसाइज करना है, फोकस करना है, कहाँ आपको पोज लेना है, कहाँ आपको अपनी टोन के ऊपर वर्क करना है, कहाँ आपकी टोन ऊपर जाएगी, कहाँ आपकी टोन नीचे जाएगी। तो ये सब कौन बताएगा हमें? ये सब हमें पंचुएशन सिखाती हैं। सो देयरफॉर वन कैन स्टेट द चीफ पर्पज ऑफ यूजिंग पंचुएशन इज टू मेक द मीनिंग ऑफ अ रिटन पैसेज क्लियर। द पंचुएशन मार्क रिमूव एम्बिग्यूटीज इफ एनी। अब क्या होता है कि हमारा कोई पैसेज लिखा हुआ है, अगर हमें पंचुएशंस की नॉलेज है और पैसेज के अंदर प्रॉपरली पंचुएशन यूज़ की गई है, तो हम समझ जाएंगे कि सामने वाले का मतलब क्या है। ठीक है, लाइक अगर मैं लिखती हूँ आई नेहा गर्ग डू हेयर बाय सोलमली अफर्म। अब मैं चाहे कुछ भी अफर्म करूँ, किसी भी चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, किसी भी चीज़ को आपको कुछ बता रही हूँ, बट इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई के पीछे जब ये नेहा गर्ग मैंने इन्वर्टेड कोमास में लगाया, या फिर मैंने दो कोमास के बीच में बंद किया इस नाम को, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये इस आई को क्या कर रहा है? इस आई को वेरीफाई कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि यहाँ पर आई कौन है। हमें नहीं पता चलता, अगर हमें पता नहीं होता कि दो कोमों के बीच में जो चीज़ होती है वो फर्स्ट वाले वर्ड को क्या करती है? मोर क्लैरिफाई करती है, और चीज़ें बताती है उसके बारे में। ठीक है, तो जब हमें पंचुएशन का यूज़ पता है तो हमें उससे निकलने वाले मीनिंग भी पता है। अब कुछ पंचुएशंस हैं हमारे जो यहाँ पर यूज़ होती हैं, उन पंचुएशंस का एक लिस्ट क्रिएट किया है मैंने। जो ये लिस्ट है आपका, ये लिस्ट मैंने आपकी बुक से ही निकाला है, और आप इसे मार्क्स के साथ लिख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है मैंने, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कॉलन क्या होता है, डैश क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता। सो 1 मिनट का पोज लेते हैं यहाँ पे, आप इन सभी मीनिंग्स को लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। फटाफट लिखिए, बहुत ज़रूरी है ये सब। चलिए, मैं स्लाइड को आगे कर रही हूँ, आप लिखते रहिएगा इसे। चलिए जी, आगे चलते हैं। पंचुएशन कैन ऑल्सो सर्व एज अदर पर्पज सच एज इंट्रोड्यूसिंग डेलिकेट इफेक्ट्स इन स्टाइल। क्या बोलता है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा स्टाइलिश हो जाते हैं, डेलिकेट हो जाते हैं, यानी कि नाजुक हो जाते हैं, उनको मीनिंग बहुत क्लियर निकल कर आता है। अल्टरिंग द फ्लो ऑफ अ सेंटेंस। फ्लो कैसे जाना चाहिए सेंटेंस का, किस बात पर फोकस ज़्यादा है, कौन सी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता देगा। क्या? ये आपका पंचुएशन बता देगा। लाइक किसी चीज़ को आप बोल्ड करते हो या किसी चीज़ को आप इटैलिक करते हो, ये भी आपके पंचुएशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब जब आपको किसी चीज़ को मोर एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा प्रेशर डालना है उस पर, या तो उसको बोल्ड कर दो। पूरे सेंटेंस में किसी एक वर्ड को आपको अलग दिखाना है, उसे इटैलिक कर दो।
बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, आप खाली इटैलिक कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या बताएंगी, ये आपका सेंटेंस का फ्लो बताएंगे कि सेंटेंस का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाईलाइटिंग सर्टेन वर्ड्स, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ड्स हैं। ब्रिंगिंग अबाउट मॉड्यूलेशंस इन दी सेंटेंस, सेंटेंस की मॉड्यूलेशंस कर सकते हो। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आपका टोन हाई रखना या टोन लो रखना। तो जिस चीज़ को, जिन वर्डिंग्स को आप यूज़ करते हो, जिन आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करना है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में भी डाल सकते हो कि एज इट इज़ ही यूज़ होगा। सो मॉड्यूलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। Some aspect of punctuations are rule governed, those that you have to follow, but usage of some becomes a matter of choice and the judgment. अब कुछ punctuations ऐसी है जो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। लाइक सेंटेंस के एंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन इम्पोज करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। कुछ जो है जिनके रूल्स होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आप अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। लाइक आजकल जो हमारा एलिप्सिस काफ़ी चला हुआ है, ये 3 डॉट्स वाला, अब ये लगाना है या नहीं लगाना है कंप्लीटली आपकी मर्जी है। आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया और उस पैराग्राफ में आपको लगता है कि अभी और कुछ है बताने के लिए बट मैं बताना नहीं चाहता, जैसे वो टू बी कॉन्टिन्यूड आगे 3 डॉट्स लगते हैं ना कि अभी बहुत कुछ है आगे, वैसे ही किसी पैराग्राफ के आगे अगर हमने ये 3 डॉट्स लगा दिए तो क्या है, अभी ये पैराग्राफ्स में इतना ही लिख रहा हूँ बट इसके अंदर लिखने के लिए अभी बहुत कुछ है। सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। यूजुअली 3 डॉट्स के अंदर आता है, 3 डॉट्स इसके अंदर होती हैं, बट आजकल 4, 5, 6 भी लगाने लगे हैं। व्हाट्सएप के अंदर हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो वहाँ कोई रूल्स नहीं रखते। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड द जजमेंट कि हमें लगाना है या नहीं लगाना, सेंटेंस कंप्लीट करना है या सेंटेंस को अभी फ्लोइंग छोड़ना है, ठीक है। चलिए जी, सो पंक्चुएशन में आगे चलते हैं। ये हम लोग कवर कर चुके हैं और इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, क्योंकि ये मार्क्स बाद में याद नहीं रहेंगे। जो चीज़ें याद हैं वो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हैं जैसे कि स्ट्रोक क्या होता है, एलिप्सिस क्या होता है, एस्ट्रिक क्या होता है, शायद नाम से ना समझ में आए तो आप उनके साथ में उनका मार्क लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें सिखाएगा यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क के यूजेस कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसी तरह से मैं बिना स्पेस दिए, बिना कुछ कैप्स शॉर्ट लगाए मैं लिखती जा रही हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा आप इस वर्ड को पहचानना मना कर दोगे। शायद अभी तो थोड़ा सा लिखा है, शायद आप पढ़ पाओ कि मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे लिखती जाऊँगी कॉन्टिन्यूटी के अंदर तो आप इसे पहचानना बंद कर देंगे। तो यानी कि हमें प्रॉपर स्पेस का यूज़ करना चाहिए। मुझे लिखना है कि मैं क्या हूँ, तो मैं खुला खुला लिखूँ ना, स्पेस दूँ, बीच में प्रॉपर स्पेस दूँ। लाइक मुझे एक लाइन लिखनी है तो उस लाइन के अंदर 1 वर्ड स्पेस काफ़ी है। अगर मुझे सेंटेंसेस लगाने हैं और सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस लगाना है तो 1 लाइन स्पेस छोड़ना पड़ेगा मुझे। एज ए पैराग्राफ छोड़ते हो तो पैराग्राफ में 2 लाइन्स या एज पर योर विशेस। आप कोई लिटिगेशन फाइल करते हैं, कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट को लिखते हैं तो वहाँ पर जो इन्होंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि इतनी लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी, से वहाँ पर बोलते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 2.5 लाइन्स का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो गाइडलाइंस हैं। तो स्पेस क्या होता है, स्पेस अगर आपको किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने बताया है कि लाइनें लिखने के बीच में इतना स्पेस आपको देना पड़ेगा तो वो स्पेस आप उनको दो, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं बताया तो आप क्या करो, अगर किसी ने नहीं बताया तो कम से कम 1 वर्ड 1 लाइनर स्पेस तो आपको देना चाहिए ताकि क्लियर हो सेंटेंस, लिखना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, पता तो होना चाहिए ना। सो इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन विच सेपरेट्स वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड चैप्टर्स. Usually one alphabet space is used between words and punctuation. Also after sentences unless it is the last sentence of paragraph when the rest of the space is that line is left to the blank. एक line space काफ़ी है, words लिखते हुए 1 alphabet space काफ़ी है. Space of 1 line or more is left between paragraph. पैराग्राफ लिखते हो तो 1 line तो होना ही चाहिए, 1 line से ज़्यादा भी रख सकते हो ताकि आप 2 पैराग्राफ को डिफरेंट दिखा सको. So at times a slight indentation is also used on the first line to distinguish the beginning of a new paragraph. इंडेंशिएशन होता है जब आप मार्जिन छोड़ते हो, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सेंटर में रखते हो. सो इंडेंशिएशन आपको कैसे उसका अलाइनमेंट करना है, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, आपको राइट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, स्लाइटली थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना है. तो दैट इज योर बेस्ड ऑन इंडेंशंस.
The amount of spacing uses would depend on individual style and taste and pattern followed in an organization or the type of writing, example letter, presentation और book. अब आप किस तरह से लिखते हो ये डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर स्टाइल पे. लाइक अगर आपको डायग्रामेटिकल लिखने का अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, आप उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में बनाओगे, प्रॉपर सेंटेंसेस छोड़ोगे. आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना अच्छा लगता है तो आप पैराग्राफ की तरह उसको ड्राफ्ट करोगे. आपको वन लाइनर लिखना अच्छा लगता है आप वन लाइनर करोगे. आपको वन वर्ड लिखना अच्छा लगता है आप वन वर्ड करोगे. तो जिस तरह का राइटिंग स्टाइल आपका होता है उसी तरह की चीज़ें आप राइट करते जाते हैं. ठीक है. सो इंडेंशिएशन मतलब आपको कैसा स्पेस मार्जिन छोड़ना है, बिल्कुल कोने से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, बिल्कुल राइट से स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ से आपने पूरा मेन हेडिंग बनाया, अगला हेडिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि पता चलता रहे, सीक्वेंस पता चलता रहे कि इसी का सब हेडिंग है ये. तो वो किस चीज़ों में यूज़ होता है आपका इंडेंशिएशन. और ये जो चीज़ है प्रॉपर स्पेस प्रॉपर इंडेंशिएशन आपके CS लाइफ में आगे ज़िंदगी भर काम आने वाली है. जब आप CS बन जाओगे आपका बॉस बोलेगा रिपोर्ट राइट लेकर आओ, रिपोर्ट राइटिंग करके लेके आओ, या फिर इस डॉक्यूमेंट पे मुझे रिपोर्ट चाहिए और आपको ये चीज़ें भी नहीं आती कि रिपोर्ट कैसे बनानी है. सोचो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कितना ख़राब होगा. जब आप पहली बार इंडस्ट्री में जाते हो आपको पहली बार तो काम ही रिसर्च का दिया जाता है कि रिसर्च करो रिपोर्ट लेकर आओ, रिसर्च करो रिपोर्ट लेकर आओ. तो जब आप रिपोर्ट लेकर जाएंगे और आपको लिखनी ना आए तो कितनी शर्म की बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं. आई थिंक आज तो उससे पहले से भी स्टार्ट कर दी जाती है फर्स्ट सेकंड क्लासेस में, बट मान लेते हैं कि हमने 5th स्टैंडर्ड से सीखना स्टार्ट किया था और अभी तक हमें पंक्चुएशन का मीनिंग नहीं आता. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंडेंशिएशन का मतलब ही नहीं पता होता, कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को. तो धीरे धीरे सीखिए, अभी से हैबिट बनाइए इस चीज़ को. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या है, फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप कहाँ यूज़ हो सकता है? सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो क्या, जब कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं. अब मैंने बोल दिया कोई भी सेंटेंस, तो कोई भी सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगा के बैठ जाओ, नहीं. कोई भी सेंटेंस बोले तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. डिक्लेरेटिव के साथ आप यहाँ पर इम्पेरेटिव लिख लेना, क्योंकि इम्पेरेटिव के पीछे भी आपका फुल स्टॉप ही लगता है. ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क या एक्सप्लेनेशन लगे. क्वेश्चन मार्क किस पे लगेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे लगेगा. एक्सक्लेमेशन किस पे लगेगा? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे. ठीक है. यहाँ डिक्लेरेटिव के साथ प्लस कर लेना इम्पेरेटिव सेंटेंस. आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो याद होंगे. कौन से होते हैं? यस, जिसमें कोई सजेशन ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं आपके इम्पेरेटिव. नहीं याद तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर दोबारा देख सकते हैं. ठीक है जी. चलिए. सो और कहाँ यूज होता है? फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो यूज टू एंड रिक्वेस्ट पोलाइटली फ्रेम्ड सच एज क्वेश्चन सच एज वुड यू काइंडली फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर शर्मा. जैसे आज के टाइम में क्या हुआ है, हम बहुत पोलाइटनेस से जब बात करते हैं तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं. कुड यू हेल्प मी आउट. तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम पोलाइटली किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन फॉर्म भी कर रहे हैं और लाइक कि वो सामने वाला हेल्प कर ही देगा, हम उसको सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि देन इट्स अ रिक्वेस्ट. सो उस तरह के क्वेश्चंस पे भी आजकल फुल स्टॉप लगाने का कस्टम चल चुका है, कल्चर चल चुका है. सी ग्रामर इज नॉट मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता था, ये कल्चर के ऊपर बेस्ड था. जिसने जैसा यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो हमारा रूल बनता गया. अब जैसे कि आजकल हमारा विल और शेल के अंदर विल का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो शेल को धीरे धीरे टेंसेस की डेफिनेशन से आउट कर दिया गया है. अब शेल यूज़ कहाँ होता है? सिर्फ फॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है, फॉर्मल एरिया के अंदर यूज़ होता है. सिमिलरली अब धीरे धीरे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं वैसे वैसे आपका सिनेरियो रूल्स चेंज होते रहते हैं. लाइक फुल स्टॉप का बहुत जगह पर चेंज हुआ है. पहले जब हम एब्रीविएशन लगाते थे लाइक CA, व्हाट इज CA? चार्टर्ड अकाउंटेंट. CS कंपनी सेक्रेटरी. तो यहाँ पर अंदर दोनों जगह फुल स्टॉप लगाना. पहले ये होता था कि यहाँ पर दोनों जगह फुल स्टॉप लगा दिया, फिर ये ट्रेंड आया कि लास्ट में लगा दो. अब है कि कुछ इस तरह की एब्रीविएशंस होती हैं जो मोस्ट पॉपुलरली नॉन है, उनके आगे आपको ये फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. CS के आगे आप फुल स्टॉप नहीं भी लगाओगे तो भी ये कम्प्लीटली वैलिड है. ऐसे ही आपका WHO हो गया, ठीक है, IMF हो गया, तो इनके आगे अगर आप फुल फॉर्म डॉट ना भी लगाओ तो चलेगा. क्यों? क्योंकि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लोगों ने इसको स्किप करना स्टार्ट कर दिया है, और स्किप करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है. इसीलिए ये सब चीज़ें अब एलिजिबल हैं, चल जाती हैं. यहाँ पर इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं माना जाता. इट्स योर चॉइस whether you want to use this or this. It's completely your choice. So full stop may also be used after initials or after a shortened form. अब shortened form of a word को क्या बोला जाता है? Abbreviation. To indicate an abbreviation. For example,
मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म MR डॉट, प्रोफेसर PROF ETC डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड एट टाइम्स टू डिनोट एब्रीवेटेड न्यूमरल्स सच एज डेट और अ नंबर, दो एट टाइम्स फुल स्टॉप स्लैश और हाइफन इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑट और डेट। अब डेट ये तरीके से भी लिखी जा सकती है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, यानी कि डॉट का यूज डेट लिखने में भी हो सकता है, या डिफरेंट परसेंटेज को जब हम परसेंटेज निकालते हैं से हमारा परसेंटेज डेसिमल्स में आता है तो वहाँ डेसिमल इज ऑल्सो अ पॉइंट, जैसे कि 10.9 निकाला वैसे ही हमने 10.5 50% निकाला, या रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ के अंदर पैसे को डिनोट करने के लिए भी हम डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल इज अ फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए जी, अब है कि कुछ जगह पर फुल स्टॉप को भुलाया जा चुका है, यानी कि अब आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ भुलाया जा सकता है, जैसे कि अब चिट्ठी भेजनी है आपको, अब चिट्ठी भेजनी है, चिट्ठी के बाहर क्या लिखोगे, एड्रेस। अब एड्रेस की लाइन खत्म हो गई, लाइन के बाद फुल स्टॉप लगता है, उसको ज़रूरत नहीं है लगाने की, यानी कि जब आप एड्रेसेस लिखते हैं दैट द लेटर हेड एंड ऑन द एनवेलप्स, अब आप एड्रेस लिख रहे हैं वो भी कंप्लीट लाइन है, एड्रेस के बाद फुल स्टॉप मत लगाइए। आप एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे स्कूल का नाम और स्कूल के नीचे स्कूल का एड्रेस, तो क्या एड्रेस के पीछे फुल स्टॉप लगाते थे, नहीं लगाते थे, ठीक है। आफ्टर डेट्स, डेट्स खत्म होने के बाद, डेट खत्म होने के बाद भी नहीं लिखता। आफ्टर नेम दैट एंड्स लेटर्स, उन नाम के पीछे, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो थैंक यू नेहा गर्ग, अब इसके पीछे मुझे यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर द टाइटल ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, हेडलाइंस, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, पेज नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बुक का हेडिंग होता है, जैसे मैंने ये ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप हेडिंग बनाई है, इसके पीछे कोई फुल स्टॉप नहीं है, और फुल स्टॉप नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकल गलत नहीं है। हेडलाइन बनानी हो आपको, टाइटल लिखना हो, चैप्टर की हेडिंग लगानी हो, सब हेडिंग्स लगानी हो, पेज नंबर लिखते हैं, कभी देखा है यहाँ पे पेज नंबर के पीछे ऐसे डॉट्स, हाँ, हम लोगों ने जब लिखते हैं तो हम अपने अलग अलग स्टाइल्स बना लेते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो स्टाइल्स के लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या यहाँ पर फुल स्टॉप के लिए फुल स्टॉप लगाया है कभी नहीं, ठीक है। आगे क्या है, आफ्टर एक्रोनोमिम्स विच आर प्रोनाउंस्ड एज वन वर्ड, ऐसे एक्रोनिम जिनको सिर्फ सिंगल वर्ड के जैसे बोला जाता है, लाइक सेबी, सेबी आपका सिंगल वर्ड है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पीछे आपको डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन अल्फ़ाबेट्स ऑफ एब्रीविएशन देयर आर सीरीज ऑफ अ लेटर, जहाँ पर सीरीज ऑफ लेटर लगते हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, तो इसके अंदर भी आपका कोई फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इन शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स वेयर द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ वर्ड्स आर प्रेजेंट, हम लोग यहाँ पर मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, RD, लिमिटेड ये लगाते थे, बट जनरली आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोगों ने ये फुल स्टॉप लगाने बंद कर दिए हैं। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर आप फुल स्टॉप लगाते हो तो भी ओके है, फुल स्टॉप नहीं लगाते हो तो भी ओके है, ठीक है। अब जिन चीज़ों पे हमारी हैबिट बनी हुई है उन चीज़ों के पीछे फुल स्टॉप अपने आप लग जाता है, लेकिन अगर हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना, सिर्फ MR लिखते हैं, तो ये वर्ड भी कम्प्लीटली वैलिड है। तो जनरल प्रैक्टिस क्या है टुडे इज टू ओमिट द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को हम धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी सेंटेंस के पीछे वाला फुल स्टॉप नहीं हटा है, वो मत हटा देना, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं, स्पेस इज यूज टू इनिशियल्स ऑफ पर्सन नेमली इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप। अब आप किसी पर्सन का नाम लिखते हैं जैसे कि AK सिंह, DS राजन, तो इसके पीछे आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। एब्रीविएशन फॉर मीजर्स, केमिकल एलिमेंट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड विदाउट अ फुल स्टॉप, लाइक किलोग्राम, सेकेंड्स, हर्ट्ज, स्क्वायर, तो इन चीज़ों के पीछे आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। अब मजे की बात क्या है, इफ अ सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, से आप क्वेश्चन मार्क पे कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके पीछे फुल स्टॉप भी लगा दो, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे कोई खत्म हो रहा है उसके पीछे भी फुल फॉर्म लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, तो ये सही नहीं है, मत लगाओ। और द एब्रीविएशन दैट इज फॉलोड बाय अ पीरियड फॉर द एब्रीविएशन द फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड, या फिर लास्ट में कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल ETC आ रहा है, ETC के पीछे तो फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा, तो फुल स्टॉप के पीछे फुल स्टॉप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फुल स्टॉप आपका काफ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे ख़त्म हुआ था ये, एक्चुअली पहले लोग कई, आपने अगर पुराने कोई रिकॉर्ड्स चेक करोगे तो वहाँ पर ETC के भी पीछे फुल स्टॉप होता था और बाद में भी फुल स्टॉप होता था, जस्ट बिकॉज एक फुल स्टॉप हो गया आपका एब्रीविएशन का और एक फुल स्टॉप हो गया आपका सेंटेंस का, बट धीरे धीरे ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और अननेसेसरी लगता है,
इसीलिए सिंगल फुल स्टॉप वर्क्स फॉर द टू, यानी कि वो सेंटेंस को भी एंड कर रहा है और आपकी एब्रीविएशन को भी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है कॉमा। अब कॉमा क्या काम करता है, आइए चेक करते हैं कॉमा क्या करता है। कोमा यूज होता है एज एन पंचुएशन मार्क विद इन अ सेंटेंस। कोमा जनरली क्या करता है, चीज़ों को सेपरेट आउट करता है। जब आप मल्टीपल चीज़ें बोलते हो तो उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आपका कोमा लगाया जाता है। सो कोमा सेपरेट और एनक्लोजेस सब ordinate clauses phrases in a sentence. It is most typical use is to separate two main clauses that are linked by a conjunction. Sometimes दो अलग अलग sentences को जोड़ा जाता है और उनके आगे कोमा लगता है, सो हमें समझ में नहीं आता कई बार कोमा लगाना है या नहीं लगाना, तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हियर द कोमा मार्क अपीयर जस्ट बिफोर द कंजक्शन। तो जब आप कंजक्शंस के साथ दो सेंटेंसेस यूज कर रहे हो और वहाँ पर आप कोमा लगाना चाहते हो टू सेपरेट आउट, तो जब आप कंजक्शन यूज कर रहे हो उस कंजक्शन से बिल्कुल एक पॉइंट पहले आप कोमा लगा दो। सो द हाउस वॉज ऑलमोस्ट इन ruins, लगभग हाउस नष्ट हो ही गया था, बट द ट्री स्टडीड अवेन्यू वॉज लवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ कोमा। यूजेस ऑफ कोमा में क्या है, सम अदर यूजेस ऑफ कोमा आर एज फॉलोज। लाइक आपको चीज़ों को डिफरेंट करना है, द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी ऑफ फूड। अब इसमें क्या किया आपने, इसके अंदर आपने किया कि दो सेंटेंसेस थे कि हाई प्राइस जितना होगा उतना ही क्वालिटी ऑफ गुड्स बेटर होगा। सो दो सेंटेंसेस अलग अलग थे लेकिन कोई कंजक्शन नहीं है, तो आपने दो सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज किया कि पहला सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, सेपरेट करने के लिए आपने कोमा लगा दिया। So to separate main clauses even when they are not linked by an conjunction, by a conjunction, जब conjunction नहीं था उसके बाद भी आपने क्या किया, उसके बाद भी आपने चीज़ों को सेपरेट किया कोमा लगा के। ठीक है, बिफोर टैग्स क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। अब क्या होता है, टैग लगाना है आपको किसी को, यू वर लेट फॉर द मीटिंग, वारंट यू, क्या आप लेट नहीं थे। मतलब आप किसी को फोकस करके पूछते हो ना, जैसे आप टांग खिंचाई करते हो तो सामने वाले को पूछते हो, लास्ट में पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन मार्क करते हो, इम्पोज करते हो उसके ऊपर, सो उसके पहले भी आप कोमा लगाते हो। यू वर लेट फॉर द मीटिंग, वारंट यू, आई वॉज जस्ट जॉकिंग, यू सी। या फिर आप सामने वाले को थोड़ा सा बता रहे हो कि मैं मजाक कर रहा था, देखो बुरा मत मानना, देखो मैं मजाक कर रहा था, तो वहाँ पर एक सेपरेट करना जरूरी है कि देखो मैं मजाक कर रहा था। सो आई वॉज जस्ट जॉकिंग, यू सी। कमेंट आपने किया तो आपने क्या किया, उस कमेंट को अलग से शो करने के लिए कॉमा क्रिएट कर दिया वहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है टू डिनोट वर्ड्स लेफ्ट आउट। उन वर्ड्स को लेफ्ट आउट जो वर्ड्स हैं उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोमा। लाइक रोमियो लव जूलियट, मजनू लैला। अब क्या हुआ यहाँ पर, आपने रोमियो लव जूलियट फर्स्ट सेंटेंस पूरा कर दिया, उसके बाद इसके लिए आगे सीक्वेंस लिखनी है, तो आपको पूरा का पूरा बार बार सेंटेंसेस लिखना ज़रूरी नहीं है। आपने मजनू के साथ लैला यूज़ कर दिया, ऐसे ही आप हीर के साथ रांझा, ऐसे पर्टिकुलरली इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हियर द कोमा डिनोट द वर्ड लव्ड। ठीक है, तो जब कोई सेंटेंस बीच में खाना चाहते हो लेकिन पहले उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए बाद में आप वहाँ पर कोमा लगा सकते हो, क्योंकि आप इनकी जोड़ी बना रहे हो। ठीक है, अब इस जोड़ी को सेपरेट कैसे करोगे, आपने फॉर एग्जांपल सेमीकोलन लगा के सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर एक जोड़ी हो गई, फिर ये सेमीकोलन आ गया, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो हीर रांझा, उसके बाद आप सेमीकोलन लगा के इसको और सेपरेट कर दो, धीरे धीरे इस तरह से चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है आपका, एनक्लोज एडिशनल थॉट क्वालिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको किसी सेंटेंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है, और कुछ बताना है या फिर और क्वालिफिकेशंस बतानी है, तो आप कोमा लगा सकते हो। जनरली जब आप लो पढ़ोगे तब आप देखोगे कोई भी सेंटेंस यहाँ लिखा होता है, फिर कोमा लगेगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पर, फिर कोमा लगेगा, फिर उसके आगे चलता है चीज़ों को। ठीक है, अब यानी कि ये वाला वर्ड्स इससे लिंक्ड अप होता है, और अगर इस लाइन को कंप्लीट करना हो आपको तो इसको इग्नोर करके बीच वाली चीज़ों को आप डायरेक्टली लास्ट वाले से लिंक अप करें। आप एग्जीक्यूटिव में आओगे, लो पढ़ोगे, तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी आपको। यानी कि फर्स्ट वर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंटेंस आफ्टर कोमास, और ये जो बीच का कोमा होता है ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक माई सन इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, माई सन अजीत इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब ये कोमा वाली चीज़ों को मिस कर दो, पूरी लाइन क्लियर हो रही है, माई सन इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब सन कौन है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि उनका बेटा है अजीत। लाइक द मूवी वॉज वेल पिक्चराइज, मूवी बहुत अच्छे से बनाई गई थी। द मूवी वॉज, आई बिलीव, मेरा मानना ये है कि मूवी बहुत अच्छी थी। द मूवी वॉज वेल पिक्चराइज, तो आई बिलीव क्या है, और एग्जैचुरेट कर रहा है चीज़ों को और एक्सप्लेन कर रहा है, तभी वो कोमास के बीच में है।
सेम एज जब भी आपको कोई चीज़ ऐसे दो कोमास के बीच में मिले तो समझ लेना कि वो दो कोमास के बीच वाली चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात कर रही हैं, एडिशनल थॉट उसके अंदर डाल रही हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं टू सेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच करनी हो, डायरेक्ट स्पीच आप देखते हो तो डायरेक्ट स्पीच आप कैसे दोगे? कोई भी ऑथर का नाम आता है, ऑथर के नाम के बाद कोमा लगता है, फिर कोटेड कॉमास के अंदर लगता है कि उसने क्या कोट किया, उसने क्या कहा। द कोट कन्फ्यूशियस, ही हु लर्न्स बट डजंट थिंक इज लॉस्ट, ही हु थिंक्स बट डजंट लर्न इज इन ग्रेट डेंजर। ठीक है, सो इसी तरह से आई एम टायर्ड, ही रिप्लाइड। अब उसने रिप्लाई किया कि आई एम टायर्ड, तो उन दोनों चीज़ों को बाइफरकेट करने के लिए आपने क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं टू सेट ऑफ कंपेरेटिव और कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। अब एक ही सेंटेंस के अंदर दो बात बोली गई है और दोनों आपस में क्या है? कंट्रास्टिंग है, यानी कि एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है। द मोर ही kept रिपीटिंग दैट ही डिडंट स्टील द चेन, द लेस द पुलिस बिलीव्ड हिम। अब फर्स्ट में क्या कर रहा है? फर्स्ट में चोर सफाइयाँ दे रहा है। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में पुलिस ने उसको बिलीव करना बंद कर दिया। सो यहाँ पर हमें पहचानना पड़ेगा दो सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस हमने पहचाना, उसको सेपरेट करने के लिए हमने उसके पीछे क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया, और लास्ट का सेंटेंस एज इट इज पड़ा रहा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं टू सेपरेट एडजेक्टिव नंबर इनटू यूनिट। एक ही टाइप की चीज़ बहुत बार आ रही है तो उस चीज़ को आपको सेपरेट करना है। टाइटल और ऑनर और डिग्री, लाइक देखिए यहाँ पर भी कॉमास लगा हुआ है कि हम क्या क्या बता रहे हैं। तो हम जब पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल देते तो कोमा 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 लगा कर उस चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है जी, लाइक ही इज स्मार्ट, रिलायबल, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब सिमिलर सी बातें चल रही हैं, सिमिलर सी बातों को करने के लिए आप कोमा 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 लगाते रहिए। ठीक है, रुपये को डिनोट करना है या नंबर्स को बाइफरकेट करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कोमा लगाते हैं। फुल स्टॉप लगा देंगे तो वो पीछे वाली चीज़ डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए आप उसको कोमा लगाते हैं, बाइफरकेट करते हैं अलग अलग टर्म्स में, लाइक 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपको डिग्री बतानी है या फिर किसी का नाम बताना है या फिर कोई कोर्सेज के बारे में, यानी कि सिमिलर चीज़ों को जब बाइफरकेट करते चलना है तो आप उनके आगे कोमा लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ आपको बताना है, इस चीज़ों को अलग करना है, डिग्री को, किसी के ओनर को, किसी के नाम को, या फिर बताना है कि वो बंदा जो है क्या पोजीशन होल्ड करता है, लाइक श्री रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनको ओवर एक्सप्लेन किया तो आपने क्या लगा दिया? कोमा लगा के इनकी ऑनर कर दिया, इनको टाइटल दे दिया कि वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ऐसे ही आप जब कंपनीज में अपने ऑनर को या फिर अपने सीईओ को, अपने सीएफओ को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले उनका नाम लिखते हैं, फिर कोमा लगा के लिखते हैं द सीईओ ऑफ द कंपनी, द सीएफओ ऑफ द कंपनी, या चार्टेड अकाउंटेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये आपको बड़ी चीज़ें काम आएंगी, कोमास वाली चीज़ें, जब आप कंपनीज के अंदर जाओगे या फर्म्स के अंदर जाओगे और वहाँ पर बैठ के नोटिस ड्राफ्ट करोगे, मीटिंग्स बुलाओगे, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? हाइफन। हाइफन जनरली हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम दो चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप करना चाहते हैं। सो इज यूज्ड between words to clarify meaning. It also link words to form a compound word, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ के, लाइक जब आप याद कीजिए हमने कल सफिक्सेस पढ़े थे, कॉम्बिनेशन वर्ड्स पढ़े थे, तो दो कॉम्बिनेशन वर्ड्स के बीच में हमने हाइफन लगाया था। तो कंपाउंड वर्ड जब हमें क्रिएट करना होता है ताकि वो और ज़्यादा क्लैरिफाई करे मीनिंग को, पता चले कि दोनों वर्ड इकट्ठे हैं, सो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? हाइफन लगा देते हैं। द यूज ऑफ हाइफन वेरीज इन डिफरेंट प्लेसेस, देयरफॉर देयर आर नो कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द यूज ऑफ हाइफन्स। सो हाइफन्स को हम कई जगह पे यूज़ कर लेते हैं, अपनी इच्छा से भी बहुत जगह यूज़ कर लेते हैं। हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर हाइफन, डैश, बहुत सारी चीज़ें लगाकर हम आगे उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर आर ओनली सम जनरल गाइडेंस ऑन द यूज ऑफ हाइफन इज हियर. It is advisable to consult a good dictionary when one is in doubt to find out whether the word to be used should be hyphenated or not. So यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको यूज ऑफ हाइफन बता सके। तो आपको क्या करना है? आपको जनरली रीड करते रहना है, यानी कि आप एक अच्छी डिक्शनरी या फिर एक ऐसे पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं जिसको ग्रामर की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो आपको बताएगा कि किसी सेंटेंस के आगे हाइफन लगाना है या नहीं। सो हाइफन इज यूजुअली यूज्ड इन दीज केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? जो हमने बोला था कॉम्बिनेशन वर्ड्स आते हैं, तो कॉम्बिनेशन वर्ड्स के अंदर हमारा लगता है हाइफन, या फिर बिफोर फ्यू सफिक्सेस वेयर द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड एंड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सेकंड वर्ड आर सेम। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था सफिक्स करते हुए। सो उन चीज़ों के आगे क्या लगता है? हमारा हाइफन लग जाता है। ठीक है, और कहाँ लगता है हमारा? जैसे जो हमारे दो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए।
अब सब कमिटी के आगे सब लगाना था, यानी कि जो हमारा प्रीफिक्स है उसके साथ जो लगने वाला वर्ड्स है, प्रीफिक्स और लगने वाले वर्ड्स के कुछ वर्ड्स सिमिलर है या मीनिंग सेम है, या फिर एग्जैक्टली प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द रूट वर्ड, तो हम लोग उन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा हाइफन। ठीक है, चलिए जी। When the main part of a word begins with a capital letter, यानी कि आपने दो वर्ड लिखे और उसके अंदर जो मेन वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ये भी चीज़ हम अपने प्रीफिक्सेस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। When the prefix is the repeated, जैसे कि सब कमिटी, when a noun and a verb are combined to form a word, अब क्या किया आपने, अपने एक नाउन को और अपने वर्ब को कंबाइन कर दिया, जैसे कि ये हैंड हैंडल, सेल्फ हैंडल्ड, हैंड ऑपरेटेड, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपको एक नाउन है, यानी कि आपका हैंड नाउन है और साथ में एक वर्ब, क्या काम आपने किया, उन दोनों को जोड़ के कोई नया वर्ड बना देते हो, तो वो क्या चीज़ें हो गई आपकी, वो नाउन वर्ब सेंटेंस हो गया, कॉम्बिनेशन वर्ड। तो कॉम्बिनेशन वर्ड को यूज़ करने के लिए हमें हाइफन लगाना ही पड़ता है। ठीक है, अगेन व्हेन एन एडजेक्टिव एंड नाउन आर यूज्ड टू कंबाइन अ वर्ड, अगेन ये क्या है आपके कॉम्बिनेशन वर्ड। किस तरह के कॉम्बिनेशन वर्ड है, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है। ब्लू पेंसिल, कैसी पेंसिल, ब्लू पेंसिल। लूज लीफ, कैसा लीफ, लूज लीफ। तो इन सब चीज़ों के नीचे क्या लगेगा आपका, हाइफन लगेगा। बेसिकली जो बेस क्या है, बेस है आपका कंबाइंड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन टू एडजेक्टिव आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वर्ड। अब यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है किनका, दो एडजेक्टिव का, लाइक ओल्ड फैशन, शॉर्ट साइटेड, रेड ब्लडेड। व्हेन कंपाउंड वर्ड्स एक्सप्रेस एन एंड रिलेशन, यानी कि जब यहाँ पर आपको लगता है कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, उनको लिखने के लिए साथ में आपको बीच में एंड लगाना होगा, तो आप एंड की जगह यहाँ पर हाइफन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बिटर स्वीट, हाफ एंड हाफ, हाफ हाफ। सो उस चीज़ के लिए भी आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। व्हेन कंपाउंड नंबर्स गिव बिटवीन 21 to 99, यानी कि आपको एक रेंज बतानी होती है, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्या आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हाइफन। द प्रैक्टिस इज ग्रेजुअली फेडिंग 55, 631, ये सब चीज़ें आप नहीं लिखते, हम यहाँ पर 55 को ऐसे डिनोट नहीं करते, डायरेक्टली सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, so it is also used to link the starting and the ending point of the series, like Delhi to जयपुर लिखना है हमें, तो उस टू को काट के हमें आगे यहाँ पर हाइफन लगा दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी जर्नी को पॉइंट आउट करने के लिए कि फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो टू को हटाकर हम यहाँ पर हाइफन यूज़ कर सकते हैं। When a word has to be broken at the end of a line of a print or writing, like an Indian history teacher, an Indian history teacher, यानी कि यहाँ पर क्या किया हमने, ये रिपीट हो चुका है आपका, सो एक ही बार पढ़ना इसे, एन इंडियन हिस्ट्री टीचर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, दो चीज़ों को मिला दिया। अब टीचर किसका है, वो हिस्ट्री का है, और कैसा है, इंडिया का है। सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी, तो हमने क्या किया, हमने दोनों चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया, यानी कि पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय हमने छोटे से सेंटेंस में जब समेटना चाहा तो पंक्चुएशन की यूज़ ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन बिटवीन अ न्यू फॉर्मेशन एंड अ कन्वेंशनल वर्ड विद द सेम प्रीफिक्स, लाइक क्रिएशन, रिक्रिएशन। तो जब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम लोग कोई प्रीफिक्स लगाते हैं और कोई नया वर्ड क्रिएट हो जाता है, तो उसके बीच में भी हाइफन लगाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज द सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्या काम करता है, सेमीकोलन अगेन आपका जहाँ पर आपके कॉमास लगते हैं उसी तरह से काम कर सकता है सेमीकोलन ये, लेकिन क्या करेगा, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस को फाइंड आउट करेगा किसी भी सेंटेंसेस में। जब आपके इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे तो उन डिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट करने का काम करेगा, लेकिन कॉमास के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं था कि दोनों क्लोजेस कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। दोनों क्लोजेस आपके कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स देने चाहिए, वहाँ पर वो जरूरी था। So that are placed together and which are of equal importance in the sentence. The use of semicolon emphasize or adds weight to the second clause. So semicolon से क्या होगा, आपके दो मेन इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, लेकिन फर्स्ट का क्या होगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा सेकेंड पॉइंट से, लाइक टू err is human, to forgive is divine. हम मनुष्य का तो काम ही है गलती करना, और क्षमा करना देवों का काम है. So to err is human, to forgive is divine. Semicolon are used to join group of words, separated word group that already contain commas, या फिर ऐसे वर्ड्स जो कॉमास में हैं, लाइक हम लोगों ने पर्टिकुलर एक टाइप के वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए कॉमास लगाया. आइए देखते हैं कैसे. सो दोज प्रेजेंट एंड फंक्शन इंक्लूडिंग मिस्टर एंड मिसेस जैन. अब हमारे फंक्शन में कौन आए थे, मिस्टर मिसेस जैन आए थे, उनके बच्चे आए थे, उनके बच्चों के नाम क्या है, उषा, अमित एंड रघु.
फिर हमने सेमी कोलन लगा दिया, यानी कि सिर्फ यही नहीं आए थे, और भी आए थे। पॉल एंड जो आए थे, उसके अलावा भी आए थे राज एंड रवि मल्होत्रा आए थे, उसके अलावा भी आए थे कॉलोनल एंड मिसेस जेम्स आए थे, एंड देयर चिल्ड्रन आए थे। अब उसके बाद सो ऑन, ये लिस्ट चलती रहेगी, यानी कि हम लोगों ने एक फैमिली को डिनोट करने के लिए कॉमास यूज कर लिए। अब उस फैमिली के साथ हमें सेकंड फैमिली यूज करनी है, लाइक वो बुक्स वाली सीरीज थी हमारे पास, लाइक ये रोमियो लव जूलियट के अंदर क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को सेमी कोलन से बाइफर्केट किया था, सेमी कोलन से डिफ्रेंशिएट किया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड पोज बिफोर सर्टेन एडवर्ब सच एज नन द लेस हाउएवर, यानी कि जो आपने दो चीज़ें लिखी हैं तो आप बताना चाहते हो, कोई आपने एडवर्ब डाला हुआ है कि दोनों चीज़ें मेन हैं, फोकस्ड है दोनों चीज़ें। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हाउ एवर ही डिडंट सक्सेस्ड इन हिज एड, यानी कि उसकी कोशिशें सफल नहीं हुई। अब यहाँ पर जब आपने हाउ एवर के पहले ये सेमी कोलन लगाया तो उसने बोला कि ये दोनों की दोनों सिचुएशंस जो हैं दोनों की दोनों ही मेन है, किसी का कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एडजॉइन कर रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है, दोनों ही आपके मेन क्लॉजेस हैं। टू एम्फेसाइज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट है इट इज़ अ सुपर्ब कार हाउएवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। जनरली क्या है, जनरली यहाँ पर दो मेन क्लॉजेज हैं, अब उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट आ सकता है, उसके बीच में कोई एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बीच में कोई एडवर्ब आ सकता है, या कुछ भी नहीं आ सकता, तो दोनों सेंटेंसेस को बाइफर्केट करने के लिए अब बीच में अगर एडवर्ब लगा हो तो एडवर्ब के आगे आपका सेमीकोलन लग जाएगा, कुछ नहीं लगा हो तो बस जहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म वहीं पर आपका सेमीकोलन स्टार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोलोन। अब कोलोन जनरली हम यूज करते हैं जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, लाइक इट हैज़ 3 मेजर फंक्शन, यहाँ पर हमने क्या लगाया, कोलोन। अब क्या है उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं, टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब कोई एक्सप्लेनेशन देनी है। दे डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, तो क्या हुआ, दे मस्ट बी टायर्ड। अब ये एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को देने के लिए आप कोलोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, टुडे दे फेस अनदर थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, यानी कि आज उनको फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़े, आज उनको फिर से दिक्कतें आई अपने सर्वाइवल के लिए, क्या, स्टारवेशन, भूख से पीड़ित है। सो टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच, जब आप कोटेशन डालते हैं तो यानी कि ऑथर का नाम डाल के यहाँ पर आप कोलोन डाल सकते हैं, उसके बाद कोटेड स्पीच डाल सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में भी सिमिलरली होता है, बंदे का नाम लिखा जिसने स्पीच दी है आपको, उसके बाद आप कोलोन लगा के आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्या फंक्शंस होते हैं कोलोन के, सम ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ द कोलोन आर टू पॉइंट द रीडर्स अटेंशन फॉरवर्ड, यानी कि क्या करता है वो रीडर्स की अटेंशन निकालता है, इसके लिए हम फॉलो कर। सो इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे पास एक ग्रामरियन है हमारे पास, यानी कि ग्रामर लिखने वाले या ग्रामर समझने वाले ऑथर हैं जिनका नाम क्या है, हेनरी फॉलर। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि कोलोन के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, दैट ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स दैट हैव बीन इन्वॉइस्ड इन द प्रीसीडिंग वर्ड्स। पुरानी वाली लाइन जो गई है वो एक कमेंट मार के गई है आपके ऊपर, यानी कि वो कुछ मेन चीज़ें बोलकर गई हैं और आप उसे पकड़ नहीं पाए। तो जैसे ही सेमीकोलन लगता है और आप आगे कुछ चीज़ लिखते हो तो उसका सीधा लिंकअप होता है पीछे वाले शब्दों से, यानी कि जिस लाइन को आप ऑलरेडी बोल चुके हो उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, उस चीज़ों को निकालने के लिए आप कोलोन यूज़ करते हो। तो यानी कि कोलोन को मैं बोल दूँ कि एक ड्राइविंग वर्ड है या फिर ड्राइव करता है मीनिंग को, कहाँ से, उसी सेंटेंस से जो कि प्रीसीडिंग है। ठीक है, सक्सीडिंग तो आने वाला होता है ना, प्रीसीडिंग पीछे बीत चुका है, तो जो बीत चुका है वहाँ से आपका मीनिंग क्या होगा, ड्राइव होगा। So what he meant by goods here might be a conclusion, summary, list of contracting statement। तो यहाँ पर goods क्या हो सकती हैं, कोई सामान तो है नहीं, यहाँ पर सेंटेंस है तो कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हैं, टू इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ आइटम लिस्टेड सेपरेटली। अब नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बात करनी है, लाइक द कॉन्फ्रेंस हॉल हैज एवरीथिंग। अब इसके अंदर सब कुछ है, क्या क्या है, कोमा लगा दो, फर्नीचर, माइक्स, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर स्क्रीन। अब ये क्या है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो ठीक है नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसका मीनिंग कहाँ से ड्राइव हुआ है, पीछे छिपे हुए मीनिंग से, प्रीसीडिंग वर्ड्स के अंदर। ठीक है, सो टू प्रेजेंट अ कंक्लूजन, अगर हमें कंक्लूजन देना है तो पूरी लाइन, पूरी महाभारत बोल दो, लास्ट में सेमीकोलन लगाकर लास्ट में क्या बोलो, अपना कंक्लूजन बोल दो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, अगर हमें कोई क्वेश्चन डालना है तो क्या होता है, दे ऑल एग्रीड दैट असेंशियल इशू वो सिंपली दिस। अब आप किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हो,
डिस्कशन करते करते आप सबने सबसे पूछा कि आप सब एग्री करते हो कि क्वेश्चन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। तो जब आपको कोई क्वेश्चन बातों बातों में इंट्रोड्यूस करना है तो आप कॉलॉन लगाकर विल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन स्वीट एंड लैंड लिमिटेड बी अ मिस्टेक और नॉट। सो आपने सबसे डिस्कशन करते करते बीच में क्वेश्चन इम्पोज करने की कोशिश की। जब क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप एक माहौल क्रिएट करते हैं उसको पूछने का। सो जब माहौल क्रिएट किया तो उस माहौल को क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर क्या लगा दो, कॉलम लगा। ठीक है, आगे क्या है, टू लिंक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। कंट्रास्टिंग मतलब एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है, दोनों के बीच में विवाद है। मैन प्रपोज इज गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, आदमी मांगता है भगवान देता है। सो क्या है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सो ये क्या है, यहाँ पर भी आप इनको डिफरेंट करने के लिए कोलोन लगा सकते हो। ठीक है जी, टू सब्सटीट्यूट अ कंजक्शन, कंजक्शन हटानी है, अनदर मंडे मॉर्निंग एंड इट इज फॉलिंग। सो आप क्या करते हो, एंड के आगे क्या लगा दोगे, कॉलम लगा दोगे। ठीक है जी, आफ्टर हेडिंग्स इन कोरेस्पोंडेंस, अब कोलोन लगता है हेडिंग्स के पीछे ताकि आप उसको आगे और एक्सप्लेन कर सको। टू इंट्रोड्यूस सब टाइटल्स लाइक क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बताना है, पावर ऑफ प्लास्टिक, पास्ट प्रोमिसेस, फेलियर टू डिलीवर, इन सबके पीछे आप कॉलम लगाते थे, यानी कि फर्दर अभी एक्सप्लेनेशन के लिए आने वाला। आप किसी बुक का रेफरेंस देते हो, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है डेली 2010, तो किसी भी चीज़ का रेफरेंस देते हो, बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस मतलब जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसका कहीं ना कहीं से रेफरेंस आया, चाहे गूगल से उठाया हो, तो वहाँ पर आप रेफरेंस देते हो कि कौन सी बुक है, किस ऑथर द्वारा लिखी गई है। लाइक हाँ, आपने कोई बुक डाली है, अब बुक का ऑथर लगाना है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलम लगाओ और आगे ऑथर का नाम। ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर दिस एंड दिस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आ जाइए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम यूज करते आए हैं बचपन से। अपोस्ट्रोफी क्या बताता है, अपोस्ट्रोफी रिलेशन बताता है, इसका उसका किसका, की का के की का जो रिलेशन होता है उस चीज़ के लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। यानी कि इट डोनेट पोजेशन, किसका है, मेरा है, किसके पोजेशन में है, रिलेशनशिप क्या है सामने वाले के साथ। सो जब हमें रिलेशनशिप और पोजेशन पे वो चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं या फिर हमें किसी का पोजेशन बताना होता है किसी के ऊपर, सो क्या है, दिस इज वॉल्टर्स बुक। अब मैंने इसको कंप्लीटली ना बोलकर दिस बिलोंग्स टू वॉल्टर, मैंने क्या बोल दिया, दिस इज वॉल्टर्स बुक। अब ये बुक किसके अंडर में है, वॉल्टर्स के अंडर में है। सो ये क्या है, उसका पोजेशन के अंडर है ये बुक। सो जब हमें किसी का पोजेशन शो करना होता है तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। कंट्रेक्शन ऑफ वर्ड, कंट्रेक्शन का मतलब होता है सिमट जाना। अब हम इतने भूखे हैं, सेंटेंस खा जाते हैं बीच में से, लाइक इज नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, इजंट लिखेंगे, कैन नॉट, कांट, इट्स ओवर, OER। अब जब ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का चलन चल चुका है तो पता तो चलना चाहिए ना, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, लाइक अब हमें पढ़ के पता चलता है यू विल, क्यों पता चला, क्योंकि पोस्ट्रोफी जो लगा है ना, इस पोस्ट्रोफी का मतलब ये है कि बीच में कुछ सेंटेंस हम खा गए हैं। ठीक है, अब खा गए तो हमें पता होना चाहिए, तो हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, पोजेशन एंड अदर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। अब पोजेशन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। पहली बात तो पोजेशन शो करने के लिए पोस्ट्रोफी लगता है, वेरी गुड लगता है, लेकिन कैसे कैसे लगता है, अगर हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं, यानी कि जब हमें किसी सिंगुलर नाउन के साथ पोजेशन लगाना है तो हम पहले नाउन का नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कोलेक्टिव कर दें, यानी कि जब हमारा नाउन क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो पूरा का पूरा प्लूरल नाउन लिख लो, उसके बाद पोस्ट्रोफी एस लगाओ। सो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर आप सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, डबल पर्सन की बात कर रहे हो, यानी कि आप प्लूरल की बात कर रहे हो या सिंगुलर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये जी चीज़ें हो गई आपकी सिंगुलर और प्लूरल वाली। आगे चलते हैं, आगे क्या है, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या होता है, अब जैसे कि आई का क्या होता है, मी होता है, वन का वंस, इट का इट्स, दे का देयर्स। सो अब इनके आगे आप पोस्ट्रोफी नहीं लगाते, इनके आगे नहीं लगते हैं पोस्ट्रोफी। ठीक है, इट्स देयर्स ये उनका है। Indefinite pronouns except for each take on an apostrophe, anyone's, each नहीं होता, each का कोई नहीं है, each exception के अंदर है। उसके अलावा जो indefinite pronouns होते हैं उनका apostrophe लगता है, like anyone's, either's, one's, no one's, somebody's। so इनके अंदर हम relationship show करने के लिए possession show करते हैं, और जहाँ possession show करना होगा वहाँ apostrophe लगेगा। ठीक है जी, in contraction of word the use of apostrophe is required, though words are generally contracted in informal writing and speech, it should be avoided in the formal writing। तो जब भी आप formal writing करो तो कोशिश करें कि contraction ना, बिना contraction के लिखे। लाइक जो एक कांट है, ये हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस में तो लिखते हैं, नॉर्मल हमारे नॉवेल्स में आते हैं,
बट जब कोई गवर्नमेंट का लेटर आता है तो जनरली वहाँ पर कैन नॉट ही लिखा गया होता है, कांट नहीं लिखते वो, सो वो अवॉइड करते हैं इन फॉर्मल राइटिंग के अंदर, इन फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल नहीं, ठीक है, फॉर्मल राइटिंग के अंदर इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। सो द अपोस्ट्रोफे टेक्स प्लेस द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर, जैसे कि इज नॉट, इजंट, तो ये मिसिंग लेटर का स्पेस कवर करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्या है, एन अपोस्ट्रोफे इज ऑल्सो फाउंड इन कंट्रैक्शन ऑफ सम सिंगल वर्ड्स, ठीक है जी, लाइक ऑफ, ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम ये लगा सकते हैं, लाइक विल ओ द विस्प, यानी कि विल ऑफ द विस्प। 7 ऑफ क्लॉक होता है लेकिन हम ओ लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आजकल यहाँ से ये अपोस्ट्रोफे हटता जा रहा है, ठीक है। सर्टेन वर्ड्स दैट आर इन कॉमन यूज लाइक मैडम, पूरा लिखने की बजाय हम मैम लिख देते हैं, ठीक है। आजकल जो करंटली हम यूज़ करते हैं वो ये वाला मैम यूज़ करते हैं, बट ये वाला मैम अगेन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, या तो आप पूरा लिखिए फॉर्मल राइटिंग अगर आप लिखते हैं, या फिर आप मैडम लिखिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप जब ऑफिसेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ना करें, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बड़े बड़े इंप्रेशंस बनते हैं आपके, तो पहला इंप्रेशन खराब होगा तो बाद के खराब ही जाएंगे, बहुत टाइम लगता है इंप्रेशन सुधारने के अंदर। सो आगे लिखते हैं, द अपोस्ट्रोफे इज एट टाइम्स यूज्ड टू डिनोट ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ सम नंबर्स द स्विंगिंग्स लाइक 60s। अब क्या होगा कि आगे के शब्द खा गए, 1960s 70s की बात करते हैं, 80s की बात करते हैं, तो कौन से 80s कौन से, तो यहाँ पर आप लगा दोगे क्या, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, जनरली नाउअडेज द यूज ऑफ पोस्ट्रोफे इन दिस केस इज ओमिटेड टू डिनोट सर्टेन नेम्स स्पेसिफिकली ऑफ सेल्टिक ओरिजिन, यानी कि एक यूरोपियन ओरिजिन के साथ, यूरोपियन ओरिजिन की कोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं लाइक ओ कॉनोर, ओ सोविलन। अब इनको अगर आप गूगल टाइप करोगे तो यहाँ पर ये पोस्ट्रोफे नहीं लगता, हटा दिया गया धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या है आपका, इट कम्स फ्रॉम द इरिश ओ विच मीन्स ग्रैंडसन और द डिसेंडेंट लाइक मैकडोनल्ड। अब ये मैकडोनल्ड है, मैक कहाँ से आया था वर्ड, मैक इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड मैक विच मीन्स सन ऑफ। अब ठीक है, ये सन ऑफ डोनाल्ड है इसलिए वो क्या है, मैकडोनल्ड, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट्स एंड इट्स आर डिफरेंटली यूज्ड। अब क्या बोलता है, इट इट्स का प्रोनाउन भी हो सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन, और अब हम कहीं पे इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इसको फर्स्ट पर्सन की जगह यूज़ कर रही हैं, तो क्या हो सकता है, अगर हम किसी का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं इसको इट्स के यूज़ में, लाइक चाइल्ड वॉन्ट इट्स टॉय, तो वहाँ पर पोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो इसको पोस्ट्रोफे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इट्स बीन अ वंडरफुल डे। इट्स इज अ पर्सनल प्रोनाउन एंड डजंट नीड एन एस्ट्रोफे, वेयर एज इट्स is a contraction of either it is or it has, therefore it has an apostrophe। यानी कि अगर आप प्रोनाउन के जैसे वाला इट्स यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पर कोई भी आपका पोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। लेकिन आप दो वर्ड्स को कंबाइन करना चाहते हैं, इट हैज़, इट वाज या इट विल, तो आप वहाँ पर पोस्ट्रोफे लगा सकती हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोटेशन मार्क। अब कोटेशन क्या होता है, कोटेशन किसी ने जो बात बोल दी एज इट इज़ लिखना। अब कोटेशन आप डबल भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल भी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डबल यूज़ करनी है या सिंगल यूज़ करनी है, आपका जो मन करे वो यूज़ करो। लेकिन डबल से अगर स्टार्ट करोगे तो डबल पे ही ख़त्म करना होगा, ऐसा नहीं कि डबल से स्टार्ट किया और सिंगल पे क्लोज, डबल से सिंगल से स्टार्ट किया और डबल पे क्लोज, ये अलाउड नहीं है। दिस इज़ राइट, या तो सिंगल से स्टार्ट करके सिंगल पे क्लोज करो या डबल से स्टार्ट करके डबल पे क्लोज करो, ठीक है जी। और क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोटो ऑफ द मार्केट वाज लेट द बायर बीवेयर, नाउ इट्स अ कस्टमर इज किंग, ठीक है। उसी तरह से अब बोलते हैं कि दोनों को सेम जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपको दो कोटेशन बताने हो, कोटेशन के अंदर कोटेशन डालनी हो, तो आप पहले डबल यूज़ कर रहे हैं तो अंदर सिंगल यूज़ कर लो, अंदर सिंगल यूज़ कर रहे हैं अंदर डबल यूज़ कर रहे हैं तो बाहर सिंगल यूज़ कर लो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोटेशन मार्क, सिंगल और डबल। वन कैन यूज़ आइदर सिंगल और डबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर इफ यू बिगिन द कोटेशन मार्क यूजिंग डबल कोटेशन मार्क, यू हैव टू क्लोज विद द सेम, यानी कि जिससे स्टार्ट किया खत्म उसी से करना है आपको, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है, अब आपने बोला क्या दो एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला शी आस्क्ड, अब कोटेशन है, कॉमास लगा दिए मैंने, कोटेशन मार्क लगा दिए, डबल कोटेशन लगा दी। डिड ही से, अब उसने क्या बोला, इस चीज़ में दिक्कत है।
डिसीज्ड और डिसीज्ड पर्टिकुलर वर्ड है, उसने जो बोले, अब इन चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फर्दर कॉमा लगा दिया, लेकिन सेम सेंटेंस में सेम कॉमास नहीं लगेंगे दोनों अलग अलग जगह। यहाँ डबल है तो अंदर सिंगल ही लगेगा, अंदर भी डबल नहीं लग सकता, वरना तो ये गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है जी, चलो जी। Some of the other functions of quotation marks are to enclose cited word or expression. Sometimes हम बोलते हैं ना वो ऐसे ऐसे करके, तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर जो वर्ड है, emphasized वर्ड है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, what is the difference between an order and a degree. So इस चीज़ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई वर्ड जो आपका मेन है, जिसको आपने साइट किया है, यानी कि जिसको आपने डाला है, उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं। To enclose expression that the author doesn't take the responsibility for, like in good old days, हम पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको बाइफरकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और बता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ये वाला भी लगाते तो भी चलता, आपने कोटेड मार्क्स लगाया है तो वो भी चलेगा। ठीक है जी, चलो जी। इसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है क्या, ब्रैकेट्स के साथ। अब ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट्स को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या, क्रिसेंट और स्क्वायर शेप। वैसे आप देखेंगे ब्रैकेट्स काफ़ी टाइप की होती है, बट क्रिसेंट और स्क्वायर शेप ब्रैकेट जो होते हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, और दोनों को यूज़ करने का एक रूल है। सो ब्रैकेट्स आर यूज टू एनक्लोज सर्टेन कंटेंट विद द राइटर सेट्स आउट अपार्ट सो दैट द फ्लो ऑफ द सेंटेंस इज नॉट इंटरप्टेड। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो ये वाली होती है। आइए देखते हैं क्रिसेंट शेप ब्रैकेट क्या बोलता है। The content set apart may be in the form of added information like an explanation, afterthought, clarification, comment, illustration or an expression of doubt. यानी कि जब हम चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं तो वो explanation हो सकती है, thought हो सकता है, clarification हो सकता है, कोई comment हो सकता है, या अपना doubt explain कर सकते हैं। For all these only round and crescent shaped brackets are used like a number of unsuitable candidates. बोलना क्या चाहती थी मैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैड सेंट इन देयर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वो जो कैंडिडेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, अनसुटेबल। तो मुझे दिक्कत किससे है, उस अनस्टेबल वाले से, यानी कि एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज ब्रैकेट्स को और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्रिसेंट ब्रैकेट्स क्या है, क्रिसेंट ब्रैकेट्स जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं, अब किसी चीज़ को एब्रीविएट करना है या फिर किसी के एब्रीविएशन को डिफाइन करना है, लाइक आपने एमसीए कहीं पर यूज़ करना है तो आप पहले उसको फुल फॉर्म में लिखो, फिर उसको डिफाइन करो, पर्टिकुलर आगे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। यानी कि किसी एब्रीविएशन को डिफाइन करने के लिए आप क्रिसेंट ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। To enclose a translation or equivalent form expression, like the agreement was void ab initio. Void ab initio का एक मतलब होता है, अब ये डिफरेंट लैंग्वेज से उठकर आया है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो साइड में आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपको कहीं से रेफरेंस देना है, यानी कि लैंग्वेज के बीच में रह के आपको रेफरेंस देना है, तो लाइक फिगर 1.1 का आपको रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल दो उसे। ठीक है जी, किसी बुक का रेफरेंस देना है, किसी कंटेंट का रेफरेंस देना है, तो वो चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इन चीज़ों के लिए कई बार हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं, और वो कब होंगे यूज़, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज टू एनक्लोज वर्ड्स दैट आर नॉट यूजुअली इंटेंडेड टू बी द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। जनरली जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में लगाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम ये नहीं मानते कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, हम बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है। ठीक है, या फिर हम उस चीज़ को और ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, या फिर हम उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा कुछ बताना चाहते हैं कि क्या है, एक्चुअल वट है, वट इज़ दिस, डिफाइन करते हैं हम उसको। सो बट ओनली एज एडिटोरियल ऑथोरियल इंटरजेक्शन, दे आर ऑल्सो यूज्ड एट टाइम्स टू एनक्लेस पेरेंथेसिस विद अनदर पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस विद अनदर पेरेंथेसिस का मतलब क्या है, लाइक मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है और मैंने क्रिसेंट ब्रैकेट लगा रखी है, अब उसी एक्सप्लेनेशन के बीच में एक और एक्सप्लेनेशन आ गई तो यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो जनरली जब आपको 2 एक्सप्लेनेशन एक साथ देनी होती है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर राउंड ब्रैकेट आप लगाते हो। सो क्या है, आई एप्रिशिएट इट बट आई मस्ट रिफ्यूज। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, यानी कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है, उस चीज़ को आपने फिक्स कर दिया, बता दिया कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, वी हैवंट रिसीव्ड सिक योर लेटर एडिटोरियल इंटरजेक्शन। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है सिक, वैसे सिक का मतलब ये होता है कि मेरा नहीं है, मैंने कहीं से कॉपी करके उठाया और लास्ट में लिख दे कि एडिटोरियल इंटरजेक्शन, यानी कि वहाँ से उठाया है मैंने इसको कॉपी करके। लाइक नेक्स्ट है सरा एंड तनीषा वेंट फॉर अ मूवी। अब मुझे यहाँ पर सरा और तनीषा को रिप्रेजेंट करना है, तो तनीषा कौन है, सरा की सिस्टर, एज मैंशनड अर्लियर।
यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि वो सरा की सिस्टर है, ठीक है जी। अब दो चीज़ों को यूज़ करना है, यानी कि पेरेंथिस विद अनदर पेरेंथिस। एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन के बीच में दूसरा एक्सप्लेनेशन डालना है तो आपको डबल ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है कुछ और ब्रैकेट्स भी होती हैं। अब ये और ब्रैकेट्स क्या है, लाइक आपकी ब्रेस ब्रैकेट। अब ब्रेस ब्रैकेट क्या करते हैं, जनरली आप किसी चीज़ का मेन्यू बताते हो, ये आपके यूज़ होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली। अब आपको एक काइंड की चीज़ें एक साथ डालनी है, लाइक सेलेक्ट योर एनिमल्स, गोट, शिप, काउ, हॉर्स, इट्स लाइक मेन्यू एंड कम टू द मार्केट। अपना एनिमल सेलेक्ट करो, मार्केट में आ जाओ, ठीक है। लाइक जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो वहाँ पर इस ब्रैकेट्स का बड़ा सारा यूज़ होता है, तो सिमिलर चीज़ों को सिमिलर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा क्या है आपका एंगल ब्रैकेट्स, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ों में यूज़ होता है या मैथमेटिकल चीज़ों में यूज़ होता है। लाइक आई फाउंड इट ऑन games.com, तो game.com का जब आप लिंक डालोगे तो कैसे डालोगे, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डालोगे। सो ये दोनों ही आपके टेक्निकल टाइम्स में यूज़ होता है, बट आजकल हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेते हैं, वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल चीज़ों में हम यूज़ कर लेते हैं। सो दीज ब्रैकेट आर यूज ओनली इन स्पेशलाइज्ड मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल वर्क। तो ये वाली ब्रैकेट्स जो हैं अदर ब्रैकेट्स, वो जनरली हमारे किसी स्पेशल चीज़ में यूज़ होती है, स्पेशल टेक्स्ट होगा, कोई स्पेशल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होगा या कोई टेक्निकल वर्क होगा, सिर्फ वहीं पर यूज़ होती हैं। तो इन सारी पंचुएशन को एक बार इकट्ठा देख लेते हैं कि हमने कौन सी पंचुएशंस करी हैं। तो इट्स समरी ऑफ द पंचुएशंस। तो इन समरी पंचुएशंस के बारे में आपको मतलब पर्टिकुलर पंचुएशन का पता होना चाहिए कि क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। इसी के साथ आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, और बहुत जल्द इसका टेस्ट होने वाला है, तो सारे के सारे ग्रामर रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।